Hello friends, my name is Surbhi and I am back with another video. Well, हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे। फर्स्ट वीडियो में जब हमने पॉलिटिक्स से स्टार्ट की तब मैंने आपको बताया कि हमको पॉलिटिक्स पढ़नी कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ना है। सी बोथ एनडीए एज वेल एज सीडीएस। सबसे पहले ना हमको एक होलिस्टिक व्यू होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कैसे पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली कौन से टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। सी हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि लास्ट ईयर्स में कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा आ रहे होंगे। नाउ एज आई नो कि आप सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे तो आप सबको पता होगा कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। हमने उसी अप्रोच से पॉलिटिक्स में कुछ टॉपिक्स ढूंढे, वो टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हैं, और फिर हमने करना शुरू किया। सबसे पहले हमने देखा एक ओवरव्यू, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, कौन कौन मेंबर था। उसके बाद नाउ इन्हीं सब पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो जो मैं लाइन बोल रही हूँ ना, एक एक लाइन आपको आपके ब्रेन में रिकॉल हो रही होगी अगर आपने पिछले 2 वीडियोस देखे हैं तो। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो आई से कि आप प्लीज इस वीडियो को यहीं रोकिए और जो पिछले 2 वीडियो हो चुके हैं प्लीज वो जाकर के देख के आइए, सो दैट आप लिंक कर सके चीजें। नाउ हमने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कब पहली बार, किसने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रपोज किया, कब एक्सिस्टेंस में आई, कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड व्हेन इट एक्चुअली केम इनटू फोर्स। हमने देखा कि कब हमारा फ्लैग अडॉप्ट हुआ, हमने देखा कब हमारा नेशनल एंथम अडॉप्ट हुआ, हमने देखा कि कब हमारा नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुआ। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एनडीए में, सीडीएस में, एज वेल एज एफकेट में। यस, आपके एफकेट में भी ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ, हमारा नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट हुआ, हमारा नेशनल कैलेंडर जो आप सभी को पता होगा साक्य डायनेस्टी का है, वो किस डायनेस्टी का है और कब अडॉप्ट हुआ। ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्रीएम्बल क्या है, थोड़ा सा हमने देखा प्रीएम्बल क्या है, प्रीफेस क्या है, उसमें क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है उस एग्जिस्टेंस का, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं। एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, हैज आवर प्रीएम्बल एवर बीन अमेंडेड? द आंसर इज यस, हमारा प्रीएम्बल एक बार अमेंड हो चुका है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिससे हमारा प्रीएम्बल अमेंड हुआ? इट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिससे फॉर द फर्स्ट टाइम, वन एंड ओनली टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्या, वर्ड जैसे कि सेकुलर वर्ड जैसे कि सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी ऐड हुए थे हमारे। वर्ड जैसे कि सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी ऐड हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद हमने देखा कि हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, विच आर इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने देखा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने देखा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये है पार्ट 4th ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स, कुछ राइट्स हैं जो हमको मिले हैं। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी एक गाइडलाइन है जिसके अकॉर्डिंग स्टेट को, जिसको फॉलो करते हुए स्टेट को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। सी डीपीएसपी पे हार्डली एक क्वेश्चन आएगा कि वेदर इट इज अ डीपीएसपी और नॉट, इन टोटल हाउ मेनी डीपीएसपीज आर देयर, दिस माइट आल्सो बी अ क्वेश्चन। सो कमेंट इट डाउन बिलो कि इन टोटल कितनी डीपीएसपीज हैं और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। एक क्वेश्चन इन दोनों में से बन सकता है, बट नॉट मोर देन दैट।
तो मैंने इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट फॉर वंस रीड इट कि क्या सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. फॉर एग्जांपल नेशनल एंथम के टाइम पे यू हैव टू स्टैंड अप एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट योर नेशनल एंथम, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग, you have to respect the monuments around it, you have to maintain the integrity and the dignity of your country, of course you have to follow federalism. ये सारे कुछ तो fundamental duties हैं जो आपको करनी चाहिए. तो just go through it. There are in total 11 fundamental duties. Just go through it, just read it for once. It might be possible कि एक क्वेश्चन इससे आ जाए तो आपको वो क्वेश्चन बन जाएगा. Thereafter, very important topic, जिससे at times 5 से 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऐसा टॉपिक जिससे 5 से 6 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं. ऐसा टॉपिक जिससे 5 से 6 क्वेश्चंस एक्सेप्टेड हैं. दैट इज योर पार्लियामेंट एंड विच कंसिस्ट ऑफ बोथ योर एग्जीक्यूटिव एज वेल एज योर लेजिस्लेटिव. हम जब एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे तो एग्जीक्यूटिव पढ़ते टाइम हमने पढ़ना है एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव. यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है प्रेसिडेंट, हमें पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट, हमें पढ़ना है पीएम, हमें पढ़ना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल. नाउ आई टेल यू द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट, द ब्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है, सी 2 मिनट की टेड टॉक है, जस्ट लिसन टू इट. द थिंग इज कि पॉलिटिक्स है एक स्टोरी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स. जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? ज्योग्राफी में या तो स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं. स्टैटिक क्वेश्चन मतलब ये माउंटेन किलिमंजारो कहाँ है. अब अगर आपको याद है कि माउंटेन किलिमंजारो कहाँ है तो आप लगा दूंगे, सही हो जाएगा. पूछ लिया जाएगा कि चिनाब का ओरिजिन कहाँ है, पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ है, पूछ लिया जाएगा कि कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो होती है. ये स्टैटिक क्वेश्चंस है. अगर आपको आते हैं तो आते हैं, अगर आपको नहीं आते तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. आप अगर गेस करके आओगे तुक्का मारोगे, तुक्का मर जाएगा. एज आई ऑलवेज से, तुक्का मारोगे तुक्का मर जाएगा. अगर आपको स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं प्लीज तभी अटेंड कीजिए, वरना छोड़ दीजिए, वरना नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे आप. तो तुक्का हम मार नहीं सकते स्टैटिक क्वेश्चंस में. उसके बाद ज्योग्राफी में और कैसे क्वेश्चन आते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं. आपको कितने अच्छे से ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी समझ में आया है, आपको कितने अच्छे से समझ में आया है कि कितने तरीके की सॉइल्स होती हैं, सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है, साइक्लोन फॉर्मेशन क्या होता है. आपको जितनी अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ गया, आप उतने अच्छे से आंसर कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद आता है हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स. नाउ ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई है, तब आप आंसर कर सकते हो. हिस्ट्री में यूपीएससी अभी एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है जिसमें यूपीएससी ना काफी स्टैटिक क्वेश्चंस पूछता है. स्टैटिक क्वेश्चंस तो उसमें भी इतने स्टैटिक क्वेश्चन कि अगर अकबर के कोर्ट में 4 पेंटर्स थे तो उन 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इन 4 में से कौन सा एक पेंटर नहीं था. अब यहाँ तो मुगल एम्पायर याद करना मुश्किल हो रहा है, सिर्फ अकबर के बाद अकबर का बेटा कौन था और अकबर का पिता कौन था ये याद करना मुश्किल हो रहा है. तो ऐसे में याद करना कि वो 4 पेंटर कौन थे और उन 4 में से एक पेंटर कौन था जो नहीं था, दैट इज अ लिटिल टीडियस आई वुड से, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टैटिक है. बट हाँ, देन अगेन देयर आर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मतलब कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स कैसे थे, चेंजेस कैसे थे. जब मौर्यन एम्पायर था तो सेंट्रलाइज्ड था सिस्टम या फिर फेडरल सिस्टम था, जब गुप्ता था तो सेंट्रलाइज्ड था या डिसेंट्रलाइज्ड था, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र की नीति थी वो क्या थी, है ना. इस तरीके के अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, अगर इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल चेंज आपसे पूछा जाता है तो यू कैन आंसर इट वेरी वेल, राइट. अब जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स पूरी कहानी है. अगर आपको कहानी समझ में आ गई तो काम हो गया. तो ध्यान से सुनिए और चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे. देखो, या तो पॉलिटिक्स में भी स्टैटिक आएगा या स्टेटमेंट वाइज आएगा, और अभी जो आ रहा है वो है स्टेटमेंट वाइज. अभी स्टैटिक क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जा रहे हैं. अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखेंगे, जो ज्योग्राफी में दोनों स्टैटिक एज वेल एज स्टैटिक वन लाइनर्स एज वेल एज स्टेटमेंट बेस्ड दोनों टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. और स्टैटिक क्वेश्चंस भी जो आ रहे हैं वो डुएबल हैं, आप कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं. ओरिजिन पे क्वेश्चन आएंगे या फिर ट्रिब्यूटरीज पे आएंगे या फिर डिफरेंट चीजें कहाँ पे लोकेट हैं उन पे आएंगे या फिर स्टेटमेंट वाइज आएंगे. दे आर डुएबल. हिस्ट्री में
स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थोड़े से कम आ रहे हैं और जो स्टैटिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं। तो अगेन थोड़ा सा टीडियस हो जाता है सीधा सीधा फैक्ट याद करना और उसको लिख देना, तो थोड़ा कम स्कोर कर पाते हैं। पर देन कम्स पॉलिटिक्स, जिसमें आप भर भर के स्कोर कर सकते हो और अब तो और ज्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं और जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है वो थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। तो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, सो प्लीज आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कहानी जैसे सुन लीजिए। जब आपको लगता है कि आपका कुछ पॉइंट मिस हो गया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से उसको सुन लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या समझ में आ जाए? सी, हमें देखना है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 5 चीजें, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन पीएम, प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देन अटॉर्नी जनरल। अब हमको प्रेसिडेंट में क्या पढ़ना है? प्रेसिडेंट में हमको पढ़ना है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट या फिर इलेक्ट, अपॉइंट होता है या इलेक्ट होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है अपॉइंटमेंट में और इलेक्शन में, हमको देखना है प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, इलेक्ट होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। अब पहले हमने देख लिया कि कैसे, क्या मैं बन सकती हूँ प्रेसिडेंट, क्या आप बन सकते हो प्रेसिडेंट, हाँ क्यों नहीं, क्या हम एलिजिबल है वो देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी के बाद कौन इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होने के बाद इलेक्शन में वोट कौन कौन डालता है, क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैं और आप, क्या हम दोनों मिलके वोट डालते हैं, हाँ या ना, हाँ तो कैसे हाँ और ना तो कैसे ना। ठीक है, तो हमने देखना है कि इलेक्शन कैसे होता है, उसके बाद हमको देखना है कि इलेक्शन में वोट कौन कौन डालता है, हमें देखना है कि वोट कौन कौन डालता है। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है कि इम्पीचमेंट कैसे होता है, उसके बाद हमें देखना है कि इम्पीचमेंट कैसे होता है। प्रेसिडेंट को अगर निकालना हो, हमने कहा ना कि हम रिपब्लिक हैं, इंडिया इज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि हम अपना किंग, हम अपना लीडर, हम अपना रूलर खुद चुनते हैं। हमने चुन लिया, पर जब हमने चुना था तो वो कुछ और था, है ना, और फिर चुनने के बाद कुछ और निकला। इफ यू नो व्हाट आई मीन देन यू नो व्हाट आई मीन। व्हेन जब स्टार्ट किया, है ना, जब चूज किया तो देयर वाज समथिंग एल्स, बट देन आफ्टर सम टाइम इट बिकेम समथिंग एल्स। तो अगर ऐसा होता है तो हमें इम्पीच करना होगा। तो इम्पीच कैसे करेंगे, इम्पीच करने का प्रोसेस क्या होता है, ये सारा कुछ हमको देखना है। ठीक है, उसके बाद इम्पीचमेंट के बाद हमें देखना है कि रोल्स क्या हैं। हमें देखना है कि रोल क्या है प्रेसिडेंट का, है ना। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस पूरी जो सिस्टम है, इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है, क्या काम करते हैं प्रेसिडेंट और क्या काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ भी हमको देखना है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट में अगेन सेम थिंग्स मतलब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इम्पीचमेंट कैसे होता है और वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या है। देन कम्स पीएम। अब पीएम का इलेक्शन होता है या वो अपॉइंट होता है, क्या उस इलेक्शन में हम और आप वोट डाल सकते हैं, हाँ या नहीं। तो हमें देखना है कि पीएम का इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन वोट डालता है, कौन कौन वोट नहीं डालता है। उसके बाद हमें देखना है कि पीएम के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, पीएम सर जो है हमारे, वो काम क्या करते हैं एक्चुअल में। उसके बाद हमको देखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है। सी, आई टेल यू, इन रिलेशन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, अगर किसी ने देखा हो और किसी को याद हो, खलीसी का एक काउंसिल होता था, राइट। वो काउंसिल आपको एडवाइस करता है एंड देन यू वर्क ऑन दैट एडवाइस। सिमिलरली जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो पीएम होता है वो है द रियल एग्जीक्यूटिव। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो है सिंबॉलिक हेड, और जो रियल हेड है, जो एक्चुअल में काम करता है, वो कौन है? वो है पीएम। अब जो पीएम है वो एक्चुअल में काम कर रहा है, पर वो काम अपने डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ नहीं कर रहा है। जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं, जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं, जितनी भी फॉरेन मीट्स हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ पीएम अपने डिस्क्रिप्शन पे नहीं कर रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात करके,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे सारा काम हो रहा है। तो हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या रोल है। एंड देन फाइनली हमने देखना है कि अटॉर्नी जनरल क्या है। नाउ कम्स द लेजिस्लेटिव। इसके बाद हमें देखना है कि लेजिस्लेटिव क्या है। दिस इज जस्ट व्हाट आई एम गिविंग यू ओवरव्यू। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू इन डेप्थ, बट पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव विल कंट्रोल द मेजर चंक. This is per se the 40 to 50% of your politics. If you have a good hold over the executive and legislative, your politics is almost done. That's why I'm emphasizing this much. And सिर्फ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर ना भी देखें तो वी आर स्टडिंग आवर पार्लियामेंट और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फिर हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव इज पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? पार्लियामेंट में आता है राज्यसभा एंड लोकसभा। पार्लियामेंट में आता है राज्यसभा एंड लोकसभा। पार्लियामेंट में आता है राज्यसभा एंड लोकसभा। और जो लेजिस्लेटिव होते हैं, लेजिस्लेटिव मतलब कि क्या? लॉ मेकिंग बॉडी। जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसमें आता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अब ये क्वेश्चन आ भी चुका है और लोग ये क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं। हमें ये क्वेश्चन गलत नहीं करना। क्या क्वेश्चन? कि लेजिस्लेटिव में कौन कौन आता है? तो कई बारी ऑप्शन में दिया होता है। नंबर 1 लेजिस्लेटिव में क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटिव में कौन कौन आता है। क्वेश्चन है लेजिस्लेटिव में कौन कौन आता है, और ऑप्शंस में दिया होगा नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 लोकसभा एंड राज्यसभा एंड नंबर 4 लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। नाउ वी नो दैट दिस इज करेक्ट। कई लोगों को लगता है कि जब लेजिस्लेटिव की बात होती है, जब लॉ मेकिंग की बात होती है, तो पार्लियामेंट ही तो लॉ बनाता है। अब जब पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो कौन कौन आएगा? लोकसभा एंड राज्यसभा। नो, इट्स नॉट करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रेटेड पार्ट। इंटीग्रेटेड पार्ट का क्या मतलब होता है? सी, जब भी कोई लॉ बनाया जाता है ना, तो उस लॉ मेकिंग प्रोसेस में सिर्फ हमारे जो लोकसभा होती है और जो राज्यसभा होती है वही एक बिल पे डिस्कस करते हैं। एक बिल इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नाउ हम इसमें ही पढ़ेंगे टाइप ऑफ बिल, कितने टाइप ऑफ बिल होते हैं, कितने टाइप ऑफ मोशन होते हैं, कितने टाइप ऑफ कमिटीज होती हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे ताकि हमको समझ में आए कि हमारे पार्लियामेंट में हो क्या रहा है। अभी हमने देखा कि फार्मर्स बिल आया, फिर वो वापस ले लिया गया, है ना। एक बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। तो वो क्या हुआ, कैसे एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, वो लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता है, उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं। एक जो बिल है वो एक्ट बनता है तो बनता कैसे है, कितने तरीके के बिल होते हैं, ये सब कुछ, कितने तरीके के मोशंस होते हैं, कैसी कैसी सिटिंग्स होती हैं, ये सब कुछ हमको देखना है हमारे पार्लियामेंट में। नाउ starting directly with our topic. We'll start with union executive. So if you are writing, well, I don't have to say till now if you are writing, I know you are writing. तो आप जहां पे भी अपने नोट्स बना रहे हो उसमें ही आप हेडिंग डाल लीजिए यूनियन एग्जीक्यूटिव। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नाउ starting with president. सी, मैं ना आपको वो जो लंबी लंबी पीपीटी पीडीएफ्स होती हैं वो सारा कुछ बाद में दिखा दूंगी। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो प्लीज मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए। जो क्लासरूम के नोट्स होते हैं ना, देयर इज नथिंग बेटर इन दिस होल वर्ल्ड देन योर क्लासरूम नोट्स। हाँ, आप में से बोलेंगे कि मैम एक वीडियो बना दीजिए ऑन विच बुक्स टू प्रेफर, विच बुक्स टू रीड, विच बुक्स नॉट टू रीड। मैं बना दूंगी, ठीक है।
सबको पता है कि लक्ष्मीकांत ही है एक भगवान, बाइबल फॉर पॉलिटिक्स। मैं आपको वो बोलूंगी कि आप भी लक्ष्मीकांत पढ़िए, बट देन इफ यू आस्क मी व्हाट्स बेटर देन लक्ष्मीकांत, आई विल से योर ओन नोट्स। जब आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, बी इट माई वीडियो, बी इट एनी अदर यूट्यूबर्स वीडियो, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, या फिर अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आफ्टर रीडिंग दैट आपने साइड बाय साइड अपने कितने नोट्स बनाए, आपकी खुद की कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई, वो वर्ल्ड में बेस्ट स्टडी मटेरियल है, योर ओन हैंडमेड नोट्स एंड योर ओन हैंडमेड क्लास नोट्स। तो जब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो प्लीज मेरे साथ एक छोटे से कागज पे या जो आपकी कॉपी है उस पे साथ में लिखते रहिए, ठीक है। सी, अब प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडिया, head of Indian state. President is the head of Indian state. President is the head of Indian state. He is the first citizen of India. President is the first citizen of India. President is the first citizen of India. जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको हम कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हेड ऑफ इंडियन स्टेट, head of Indian state and the first citizen of India. Now, see, हमको ये देखना है कि जो प्रेसिडेंट है उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट तो कोई भी बन जाए, हम और आप भी प्रेसिडेंट बन जाते हैं क्या? नहीं, प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है। क्या होती है प्रेसिडेंट बनने की एलिजिबिलिटी? सो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी नंबर वन इज एज। एज शुड बी 35 years. एज शुड बी 35 years. सबसे पहले तो एज होनी चाहिए 35 years. उसके बाद होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया, the person who is standing in the election of president, he should be the citizen of India and his age should be 35 plus. Third is he should not hold any office of profit. He should not hold any office of profit. And fourth and most important, I'll change the color to red just to tell you how important it is. He should be eligible to contest election as a member of Lok Sabha. Now this is the most important point. He should be eligible to contest election as the member of Lok Sabha. जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो एलिजिबल होने चाहिए टू कंटेस्ट द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर के जैसे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए हमारे प्रेसिडेंट। 4 चीजें हैं एलिजिबिलिटी में। क्या 4 चीजें हैं एलिजिबिलिटी में? सबसे पहले जो एज है वो होनी चाहिए 35 years. फिर ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। देयर आफ्टर ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। देयर आफ्टर ही शुड बी eligible to contest election as the member of लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वही एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए इफ यू वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? दीज आर द एलिजिबिलिटीज। नाउ कमिंग ऑन टू द इलेक्शन, who all participates in the election? Participates in the number 2 is participates in the election of president.
क्या हम और आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे वोट करने जाते हैं? हैव यू एवर हर्ड योर मदर और फादर स्टैंडिंग अप, वेकिंग अप एंड सेइंग कि चलो यार अब आज प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे वोट करके आते हैं? नहीं, हम वोट करते हैं। हम वोट करते हैं किसको? दिस इज अ सस्पेंस, बाद में बताऊंगी। अभी इफ यू नो इट देन कमेंट इट डाउन बिलो कि हम डायरेक्टली किसे इलेक्ट करते हैं, हम डायरेक्टली किसे इलेक्ट करते हैं। इफ यू नो इट देन कमेंट इट डाउन बिलो as you are revising it, and the one who are watching it for the very first time, stay connected, I'll tell you, stay connected, I'll tell you कि हम डायरेक्टली किसे इलेक्ट करते हैं। Now talking of the indirect election, indirectly होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। Now number 1, elected member of Lok Sabha. Number 2 is elected member of Rajya Sabha. Number 3 is elected member of State Legislative Assembly मतलब MLA, member of Legislative Assembly, that too elected. Now special emphasis on elected and elected जितने भी मेंबर हैं। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, elected member of parliament, हम इसको बोल सकते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों ही मिलकर के क्या बनाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा एंड राज्यसभा। आई एम सो सॉरी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दो पार्टीज होती हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करती हैं, जितने भी एमएलएज होते हैं, और माइंड यू जितने भी इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। जैसे कि हमको पता है कि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जिनको नॉमिनेट सीधे सीधे प्रेसिडेंट करता है। अब अगर प्रेसिडेंट ने ही नॉमिनेट किया है तो क्या वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट दे सकते हैं? क्या उनको वोट देना चाहिए? क्या उनका वोट वैलिड होगा? नो, उनका वोट ना तो वैलिड होगा और ना ही वो अलाउड होता है उनको वोट करना। तो जितने भी लोग इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? पार्टिसिपेट नहीं करता। कौन नहीं करता? एक तो नहीं करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, एक तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते हैं और दूसरा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी नहीं करते हैं। क्या हम और आप करते हैं? नहीं। पर क्या हम और आप ऑप्शन में आते हैं? नहीं। तो सी, एज आई सेड कि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किए हैं और मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए हैं, जस्ट सो दैट मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊं जिससे आपकी स्टडी इजी हो जाए, इफेक्टिव हो जाए। तो उसमें ही मैंने देखा कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हु ऑल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और ऑप्शन आते हैं कितने? 4। और ऑप्शन क्या पूछते हैं कि विच ऑफ द बिलो गिवन डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फर्स्ट ऑप्शन होगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, सेकंड होगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, थर्ड होगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, और फोर्थ ऑप्शन में
या तो वो दे देंगे आपको नॉमिनेटेड, और नॉमिनेटेड में वो दे सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, या फिर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमें पता है कि ये सभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद आता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कि कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब इसके बाद हम चलते हैं, इलेक्शन तो हो गया, इलेक्शन के बाद हम देखते हैं कि इम्पीचमेंट कैसे होता है। नाउ लुकिंग एट द पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमाइंड impeachment, looking at the impeachment. Impeachment is taken from USA. Impeachment is taken from USA. अब इम्पीचमेंट में क्या प्रोसेस होती है? सी, इम्पीचमेंट में ईदर हाउस मेंबर, 1/4 मेंबर ऑफ ईदर हाउस, 1/4 member of either house. 1/4 member of either house will raise the bill in the parliament. 1/4 member of either house will raise the bill in the parliament. किसी भी हाउस के 1/4 मेंबर जो होते हैं वो एक बिल रेज कर सकते हैं पार्लियामेंट में। उसके बाद जिस हाउस ने बी एट लोकसभा और बी एट राज्यसभा, तो जिस भी हाउस के 1/4 मेंबर ने एक बिल रेज किया है पार्लियामेंट में, उसी सेम हाउस से 2/3 लोग स्पेशल मेजोरिटी से उस बिल को पास करते हैं। सेम हाउस 2/3 मेंबर पास। अगर 2/3 मेंबर ने सेम हाउस के वो बिल को पास कर दिया तो वो बिल जाता है नेक्स्ट हाउस में। नाउ इन द नेक्स्ट हाउस इट कुड बी राज्यसभा, इट कुड बी लोकसभा। अगर लोकसभा में रेज हुआ है और लोकसभा के 2/3 मेंबर्स ने पास कर दिया है तो वो राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा में रेज हुआ है बाय 1/4 मेंबर ऑफ राज्यसभा और 2/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा ने पास कर दिया है तो वो लोकसभा में जाएगा। उसके बाद द अदर हाउस पास्ड 2/3 member of other house passes, of other house pass। अब अगर दूसरे हाउस के भी 2/3 मेंबर ने पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है। अगर दूसरे हाउस के भी 2/3 मेंबर ने पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड। तो फिर प्रेसिडेंट stands removed। अगर see 1/4 member of either of the house will introduce, 1/4 member of either of the house will introduce, thereafter 2/3 member of the same house will pass it, it is called the special majority। 2/3 member is the special majority। सेम हाउस ने पास कर दिया, उसके बाद 2/3 मेंबर ऑफ डिफरेंट हाउस ने भी उसको पास कर दिया, तो जो हमारे प्रेसिडेंट सर होते हैं he stands removed। Now if the election are not conducted, see if the election are not conducted for 5 years, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, जो टेन्योर होता है हमारे प्रेसिडेंट सर का, वो होता है 5 साल का। अगर 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो पाते हैं, ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि अगर 5 साल का टेन्योर है और 5 साल में इलेक्शन नहीं हो पाए तो क्या होगा आई टेल यू। तो जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट बने रहेंगे। देयर आफ्टर कम्स द वाइस प्रेसिडेंट। अब हमें वाइस प्रेसिडेंट में क्या पढ़ना है? हमें वाइस प्रेसिडेंट में भी सेम चीजें पढ़नी है। हमें पढ़नी है वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या होती है, हमें पढ़ना है कि वाइस प्रेसिडेंट के रोल्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है। एंड लेट मी टेल यू,
जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, president and vice president are elected, whereas PM and council of minister are appointed, अब you'll ask me मैम क्या डिफरेंस है इलेक्टेड में और क्या डिफरेंस है अपॉइंटेड में? सी, जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनके इलेक्शन होते हैं, जिसमें हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट डालता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे कैसे इलेक्शन होता है और कैसे कैसे प्रेसिडेंट बनते हैं. नाउ देयर आर फ्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच वील सी इन द नेक्स्ट क्लास, एंड देन कम्स द वाइस प्रेसिडेंट. अब हमें देखना है कि वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है. वाइस प्रेसिडेंट सी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन में कौन कौन खड़ा होता है, वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है, इलेक्शन में कौन कौन खड़ा होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एंड देन फाइनली इम्पीचमेंट कैसे होता है. तो मोटा मोटी हम एक बार देख लेते हैं. वाइस प्रेसिडेंट इज ex officio, one sec, vice president. अब ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिफेक्टो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. डिफेक्टो का क्या मतलब होता है? बाय डिफॉल्ट जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट. द फर्स्ट हाईएस्ट पोस्ट कौन सी हो गई है? प्रेसिडेंट की. उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट. एट ऑल टाइम एट वॉर एंड पीस देयर शुड ऑलवेज बी द प्रेसिडेंट हमेशा होना चाहिए. तो जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस में है तब तक प्रेसिडेंट है, और जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है तो कौन होगा? तो होगा वाइस प्रेसिडेंट. जब प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं होगा तो कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट. बी इट रेजिग्नेशन, बी इट डेथ, बी इट एनी अदर फैक्टर कॉज ऑफ विच द प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल, तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करते हैं. उसके बाद जब वाइस प्रेसिडेंट, सपोज इफ इन केस वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है और प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो ऑफिस को कौन होल्ड करता है? तो ऑफिस को होल्ड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नाउ अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो ऑब्वियसली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब सी, वाइस प्रेसिडेंट, हमें ये पता चल गया कि वाइस प्रेसिडेंट इज वेटिंग कि अभी जब प्रेसिडेंट जब तक है प्रेसिडेंट तब तक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बाद फिर आई विल बी प्रेसिडेंट. अब सी, कंपैरिजन में पढ़ते हैं. जो यूएसए है, यूएसए में क्या होता है और इंडिया में क्या होता है? यूएसए में जो हमारे प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि अभी सबको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि कमला हैरिस इज द वाइस प्रेसिडेंट, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सी, यूएसए में अगर एक 5 साल का टेन्योर है और प्रेसिडेंट अपॉइंट हो चुका है, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुका है, इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट 5 इयर्स के लिए जब इलेक्ट हो चुका है और काम कर रहा है, तो बीच में अगर उसका इफ ही डाइज और इफ ही रिजाइंस और इफ समथिंग हैपेंस, तो जो बाकी का टेन्योर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू करता है. जो बाकी का टेन्योर होता है, फॉर एग्जाम्पल कि यूएसए में कोई भी XYZ प्रेसिडेंट बना फॉर 5 year ड्यूरेशन. नाउ इफ ही एक्सपायर्स आफ्टर 2 years, इफ ही डाइज इन हिज ऑफिस आफ्टर 2 years, तो जो बाकी के 3 साल है वो वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट कंटिन्यू करते हैं. Whereas in India, when the president dies in the middle of his tenure, तो within 6 month न्यू इलेक्शन होते हैं और फिर न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं. तो फॉर 6 months जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. If not vice president, then the chief justice of India will hold the office for another 6 months. और फिर within that 6 months
फिर से इलेक्शन होंगे। अंडरस्टूड? नाउ ये तो हो गया, हमको समझ में आया कि वाइस प्रेसिडेंट इज वेटिंग, वाइस प्रेसिडेंट इज वेटिंग, ओके माय टर्न विल कम, आई विल बिकम प्रेसिडेंट, इफ नॉट देन ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो अभी राज्यसभा की जितनी भी सिटिंग्स होंगी, उसकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, वो कौन देखते हैं? वो देखते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। नाउ वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी में नंबर 1, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर वन इज ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इंडियन होना चाहिए बंदा। सेकेंड इज एज should be 35 years. Age should be 35 years. Third, he should not hold any office of profit. He should not hold any office of profit. See, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, he should be a citizen of India. His age should be 35 years. He should not hold any office of profit. अब अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो हैं सिमिलर टू एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट, पर एक फोर्थ कंडीशन जो है डिफरेंट, वो कौन सी कंडीशन है? वो है he should be eligible to contest election as a member of Rajya Sabha. वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा था कि प्रेसिडेंट, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि प्रेसिडेंट शुड बी एलिजिबल टू होल्ड द ऑफिस, प्रेसिडेंट शुड बी एलिजिबल टू होल्ड द ऑफिस और टू इलेक्ट एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, वेयर एज द वाइस प्रेसिडेंट ही शुड बी कैपेबल टू फाइट एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो होने चाहिए कैपेबल टू फाइट इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, वेयर एज द वाइस प्रेसिडेंट शुड बी कैपेबल टू होल्ड ऑफिस एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, दैट इज द डिफरेंस। क्यों राज्यसभा? क्योंकि ही शुड बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नाउ वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है? सी, हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है विच इज नोन एज इम्पीचमेंट। Before going at impeachment, I should also tell you कि election में कौन कौन participate करता है? Who all participate in the election of vice president? People who participates in the election of vice president. Participates in election of vice president. Number 1, all the elected and nominated members of parliament, all the elected and nominated member of parliament. हमने क्या देखा था प्रेसिडेंट के केस में हमने क्या देखा था? सिर्फ इलेक्टेड मेंबर थे पार्लियामेंट के और स्टेट असेंबली के, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और पार्लियामेंट के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं थे, काउंसिल के भी कोई मेंबर नहीं थे। अब जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके लिए हमने देखा कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं था, पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, इलेक्टेड भी एंड नॉमिनेटेड भी, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यस,
यहाँ पे कोई भी मेंबर, यहाँ पे कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, ना लेजिस्लेटिव असेंबली है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यहाँ पे ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना लेजिस्लेटिव असेंबली है ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ना लेजिस्लेटिव असेंबली है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होंगे वो वोट डालेंगे। वो वोट डालेंगे किसमें, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होगा, सी, जब वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा, जब वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा तो वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट resigns to vice president and vice president resigns to president। प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट को। नाउ द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज द ग्राउंड्स। किस ग्राउंड पे हम प्रेसिडेंट को रिजाइन कर देंगे, किस ग्राउंड पे हम कह देंगे प्रेसिडेंट सर को कि प्रेसिडेंट सर अब क्या कहते हैं आपका हो गया, नाउ योर सर्विसेज आर नो मोर नीडेड। तो देयर इज ओनली वन ग्राउंड, देयर इज ओनली वन ग्राउंड which is there is only one ground, which is the breakdown of constitution. If the president is breaking the constitution, then only the president can be removed. But the grounds of removal of vice president, the grounds for removal of vice president are not clearly mentioned. Ground of removal of vice president is not clear. Now this creates all the difference. How does it create all the difference? जैसे हमने देखा कि यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में कोई खासा फर्क नहीं होता। कोई खासा फर्क कैसे नहीं होता कि जब तक प्रेसिडेंट है तब तक प्रेसिडेंट है, पर इफ सपोज बीच में प्रेसिडेंट के टेन्योर के बीच में अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट वहां से कंटिन्यू करता है एज प्रेसिडेंट। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में विद इन 6 मंथ री इलेक्शन होते हैं एंड यू हैव सीन कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट कितना डिफिकल्ट है एंड एक ही ग्राउंड है, दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वेयर एज इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट द ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट क्लियर, इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ किसी भी ग्राउंड पे एक बिल पास किया जा सकता है, पर वो जो बिल है वो इंट्रोड्यूस्ड होगा ओनली इन लोकसभा रिमूवल के लिए। इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जब हम रिमूवल की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स प्रोसेस रिमेन्स द सेम। 1/4 मेंबर ने एक हाउस में रेज किया, पर वो हाउस सिर्फ होगा बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। ओके, सो नाउ हमने देखा कि जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होगा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में और बाकी पूरी प्रोसेस सेम रहेगी। बाकी पूरी प्रोसेस कैसे सेम रहेगी, हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट के केस में क्या हो रहा था कि बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, वुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर एंड देन 2/3 ऑफ द सेम हाउस विल पास इट, देन 2/3 ऑफ द अदर हाउस विल पास इट and then the president would be removed. But in case of vice president, first of all the ground of removal are not clear and thereafter the bill is introduced only in राज्य सभा। जो बिल होगा वो इंट्रोड्यूस होगा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में पास होने के बाद जाएगा लोकसभा और फिर फाइनली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर है ही विल बी रिमूव्ड। नाउ हमने देख लिया एलिजिबिलिटी क्या होती है, इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। देयर आफ्टर हमने देखा कि इम्पीचमेंट कैसे होता है। इम्पीचमेंट लिया कहां से गया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम यूएसए। दिस इज अ प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन दैट इम्पीचमेंट इज टेकन फ्रॉम यूएसए एंड एज यूएसए ने डोनाल्ड ट्रम्प को इम्पीच किया भी था 1 or 2 ईयर बैक, तो वैसे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो राइट इट डाउन कि इंडिया हैज टेकन इम्पीचमेंट फ्रॉम यूएसए।
Now, we are only left with the roles and responsibilities. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको सिर्फ एक बार कुछ रोल्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्रेसिडेंट की, कुछ वाइस प्रेसिडेंट की. अब आपको सिर्फ एक बार ही वो पढ़ लेना है. तो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस दोज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. व्हाट आई हैव डिस्कस्ड टुडे इज द मेजर चंक जो आने वाला है. आई एम वेरी श्योर कि आपने मेरे साथ नोट्स बनाए होंगे. इसके बाद आपके पास जो भी मटेरियल है, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट रीड इट वंस और ट्वाइस एंड विल बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या हमको पढ़ना है. आई थिंक कि आज जो मैंने पढ़ाया है आपको एक स्टोरी फ्रेम हो गई होगी. इन नेक्स्ट क्लास we'll discuss all the roles and responsibilities of president and vice president and we'll move further to our president and council of minister. That is all for today's class. If you have any doubts, questions, queries, do comment it down below. If you want me to make video on any specific topic, also comment it down below. Thank you so much. Also, do like, share, subscribe. Thank you so much for watching my videos.